हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन तक हमने पढ़ा पंचायत भाग 9, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। आज हम उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ रहे होंगे जो भाग 9 क 10, 11 और भाग 12 से जुड़े हुए हैं। अगर इन भागों में देखें तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो शुरू करते हैं नए सेशन को। सबसे पहले भाग 9 का, अगर 9 का देखें तो वह जुड़ा हुआ है नगर पालिकाओं से। यह मूल संविधान में नहीं था, बाद में यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और इसमें आर्टिकल्स 243 ओ तक हमने पढ़ लिए थे, उसके बाद 243 पी से जेड जी तक आर्टिकल भाग 9 क में है, जो जुड़ा हुआ है नगर पालिकाओं से। अब अगर हम देखें तो भाग 9 क नगर पालिका आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक, यह जुड़ा है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अनुसूची इससे जोड़ी गई 12वीं अनुसूची हमने पढ़ी, उसमें क्या था, नगर पालिकाएं। कितने विषय हैं उसमें? 18 विषय हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 243 जेड डी, जो बात करता है जिला योजना समिति की, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। यह जिले में होने वाले विकास कार्यों का निगमन, एक ड्राफ्ट तैयार करना किसी भी नीति का, किसी भी योजना का, यह इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और इस जिला योजना समिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहां के सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष भी शामिल होते हैं, जो जिले में होने वाली विकास प्रक्रियाओं को निगमित, रेगुलेट और उनके ड्राफ्ट तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यह भाग जुड़ा हुआ है नगर पालिकाओं से। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया और कौन सी अनुसूची इससे जुड़ी हुई है। तो 74वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची इससे जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। भाग 9 हमने पढ़ा, भाग 9 क पढ़ा। भाग 9 और 9 क में अगर हम देखें तो दोनों में पंचायत ग्राम में और शहरों में अगर देखें तो नगर पालिका के प्रावधान दिखाई देते हैं। किंतु भारत का एक बड़ा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये शेड्यूल एरिया जो हैं, जिसमें ट्राइब्स रहती हैं, वहां पर पंचायत के प्रावधान इस प्रकार से नहीं थे। एक व्यक्ति दिलीप सिंह भूरिया, उनके विशेष प्रयासों से एक कानून आया जिसका नाम था पेसा कानून, जो आदिवासी क्षेत्रों तक पंचायत के प्रावधानों को पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो अगर हम पेसा को देखें तो पेसा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन 2 शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, यानी कि जहां आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां ट्राइब्स रहती हैं, उनमें पंचायत के प्रावधानों को लागू करना। यह प्रावधान 1996 में आया। जनजाति क्षेत्रों में पंचायत के प्रावधान लागू करना मुख्य उद्देश्य था, और जो इसका जन्मदाता है, जिसको श्रेय जाता है, वो है दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया आईएएस ऑफिसर थे, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के लिए पंचायती प्रावधानों के लिए कानून का निर्माण करने में बड़ी भूमिका निभाई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पेसा कानून किससे जुड़ा हुआ है? तो जनजाति क्षेत्रों के पंचायत प्रावधानों से। पेसा कानून का जन्मदाता या श्रेय किसको जाता है? तो दिलीप सिंह भूरिया को जाता है। तो हमने ग्राम में देखा पंचायत को भाग 9 में, शहरों में देखा नगर पालिका में, और जो जनजाति क्षेत्र हैं उसमें हम देख रहे हैं पेसा कानून को, जहां ट्राइब्स हैं और वहां पर पंचायत के जो प्रावधान लागू होते हैं वो पेसा कानून के तहत लागू होते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं भाग 10। भाग 10 जो बात करता है वह बात करता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइब्स एरियाज की। अनुसूचित जो एरिया है, अगर हम देखें तो भाग 10 जो जुड़ा हुआ है उससे जुड़ी हुई अनुसूची है अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 5 बात करती है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विषय में। अनुसूची 6 बात करती है
विशेष या फिर अन्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विषय में, जिसमें आपने असम को देखा, मेघालय को देखा, मिजोरम को देखा और त्रिपुरा को देखा, जो अनुसूची 6 में जुड़े हुए हैं। तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के राज्यों का प्रशासन और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। याद रखिए, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी को है। दूसरा, इसी में अगर हम देखें आर्टिकल 244 और 244 का, तो 244 हम यहां देख रहे हैं, 244 का जो है वह जुड़ा हुआ है असम के कुछ विशेष जिलों से जो अपनी स्वायत्त परिषद का निर्माण करते हैं, यानी कि ऐसे जनजाति क्षेत्र जो अपने प्रशासन के लिए स्वतंत्र हैं कि वहां किस प्रकार के कानून लागू होंगे। यह जो आर्टिकल है 244 अनुसूची 5 अनुसूची 6 के लिए जुड़ा हुआ है, जबकि आर्टिकल 244 का असम से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं भाग 11। भाग 11 बात करता है केंद्र राज्य संबंधों की, बहुत महत्वपूर्ण है यह। केंद्र राज्य संबंध, किस प्रकार से केंद्र और राज्य के मध्य संबंध होंगे। और अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में तो अनुसूची 7 इससे जुड़ी हुई है। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 अगर हम देखें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? जिस सूची पर कानून बनाने की शक्ति संघ को प्राप्त है। दूसरा, राज्य सूची, ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को प्राप्त है। और समवर्ती सूची, ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के पास है। जैसे आप देखें शिक्षा या वन, ये दोनों ऐसे मसले हैं कि शिक्षा पर राज्य भी कार्य करता है और केंद्र भी कार्य करता है। वन, फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट पर अगर हम देखें तो केंद्र भी कार्य करता है और राज्य भी कार्य करता है। तो दोनों सत्ताएं या दोनों सरकारें जब कार्य करती हैं एक विषय पर, तो वह विषय आते हैं समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में। तो अगर हम देखें तो भाग 11 में 245 से 263 तक इनके मध्य आर्टिकल हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 249। 249 क्या कहता है कि अगर राज्य में विधानसभा कार्यरत न हो, वहां राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो विधानसभा यदि कार्य न कर रही हो तो राज्य सूची के विषय पर किसी भी राज्य सूची के, जबकि हमने अभी पढ़ा था राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को प्राप्त है, किंतु राज्य सूची के विषय पर जब राज्य में विधानमंडल कार्य न कर रहा हो तो संसद कानून बना सकती है। और ऐसे कानून, कोई भी कानून जो संसद बनाती है राज्य सूची के विषय पर, इसकी अवधि होती है 1 वर्ष। आप 1 वर्ष तक वह कानून चल सकता है। और ऐसा नहीं है कि 1 ही वर्ष बनेगा, अगली बार फिर बनाती है संसद तो भी 1 वर्ष के लिए चलेगा। दूसरी बात, इसमें जब संसद की बात करते हैं तो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के राज्यसभा सदन को है। किसको है? राज्यसभा। तो राज्यसभा स्टेट पर कानून बना सकती है, स्टेट की लिस्ट पर कानून बना सकती है आर्टिकल 249 के तहत। 262 क्या है? अभी थोड़े समय पहले कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मध्य एक विवाद छिड़ा पानी को लेकर, कावेरी जल विवाद। और उसमें यह था कि कर्नाटक को ज्यादा पानी मिलेगा, तमिलनाडु को ज्यादा पानी मिलेगा या केरल को ज्यादा पानी मिलेगा। तो इसको लेकर नदी का जो जल था उसके लिए विवाद था और उसके लिए संविधान में एक अलग स्थान दिया गया है। 262 आर्टिकल 262 में क्या है? राज्यों के मध्य नदी जल विवाद। अगर राज्यों के मध्य किसी नदी के जल को लेकर विवाद है तो आर्टिकल 262 के तहत नदियों के जल विवाद के लिए एक नदी जल बोर्ड विवाद आयोग का गठन किया जा सकता है, या नदी जल विवाद बोर्ड का गठन किया जा सकता है, और जिसके फैसले को चुनौती बाद में सुप्रीम कोर्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड क्या करेगा? उन राज्यों के मध्य जो मतभेद हैं पानी को लेकर, जल को लेकर, नदी के, उन मतभेदों को दूर किया जाएगा। 263 आर्टिकल 263 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह बात करता है अंतरराज्यीय परिषद की, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध जब भी चलते हैं तो राज्य, जो पड़ोसी राज्य होते हैं, उनमें कभी सीमा विवाद होता है, कभी व्यापार को लेकर विवाद होता है। तो इन विवादों को दूर करने के लिए राज्यों के मध्य एक संगठन का निर्माण किया जाएगा, अंतरराज्यीय परिषद। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करते हैं राष्ट्रपति, किंतु
इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वह अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होंगे। गठन करते हैं राष्ट्रपति, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अगर अभी बात करें तो अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस समय अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे वह अध्यक्ष होंगे अंतरराज्यीय परिषद के, जो कार्य करती है राज्यों के मध्य कोई विवाद न हो और समन्वय की स्थिति रहे। वो किसमें है, आर्टिकल 263 में। कुछ हम आगे केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े आयोग और समितियों को भी देख रहे होंगे, वो आगे है। अब देखते हैं भाग 12। भाग 12 264 से लेकर 300 क से आर्टिकल जुड़े हुए हैं। जो जुड़ा हुआ है वित्त, फाइनेंस, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद से, यानी कि इसमें सीधे सीधे बात है कि जो केंद्र और राज्य के मध्य धन का या कर का जो बंटवारा होता है, या केंद्र जो राज्य की मदद करता है, वह भाग 12 से जुड़ा हुआ है। कोई भी योजना में पैसा देना है, कोई भी कर है उसका बंटवारा करना है, यह भाग 12 से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आर्टिकल 266, भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि, याद रखिए जितने भी बड़े पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी का वेतन जो मिलता है वह हमें भारत की संचित निधि से मिलता है। इन सबको जो वेतन दिया जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने भी बड़े पद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सबको जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा, इसमें संचित निधि के साथ साथ लोक लेखा निधि भी है, पब्लिक अकाउंट्स। तो क्वेश्चन पूछेगा संचित निधि के प्रावधान किस आर्टिकल में, तो 266। दूसरा, आर्टिकल 267, भारत की आकस्मिकता निधि। यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसके लिए धन आवश्यक हो मगर संचित निधि से वर्तमान में नहीं निकाला जा सकता, तो आकस्मिकता निधि से पैसा निकाला जाता है। और आकस्मिकता निधि, भारत की आकस्मिकता निधि वह अंतर्गत होती है राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। तो भारत की आकस्मिकता निधि किसमें है, आर्टिकल 267 में। अगला है जीएसटी। तो हम देखें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को रात के 12 बजे भारत में लागू हुआ। जीएसटी परिषद जो बनती है वह बनती है राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र के वित्त मंत्री के सहयोग से, जो कार्य करती है कि जीएसटी में कौन से कर लगाए जाएंगे और जीएसटी की जो कर की जो स्लैब होगी 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, वो सभी स्लैब जीएसटी परिषद निर्धारित करती है। और जीएसटी परिषद के प्रावधान है 268A में। तो जीएसटी परिषद के किसमें है, 268A में जीएसटी परिषद। जीएसटी कब लागू हुआ, तो याद रखिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। पहला देश जहां जीएसटी लागू हुआ, याद रखिए फ्रांस। कौन सा देश था, फ्रांस, जहां जीएसटी प्रावधान लागू हुए। 280 यह बात करता है वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है, याद रखिए वित्त आयोग का जो कार्य है वह है करों का बंटवारा। करों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य। अगर कोई टैक्स है तो उसे किस प्रकार राज्य और केंद्र में बांटा जाएगा, कि मान लीजिए कोई किसी कर से 100 रुपए आते हैं तो 60% केंद्र को मिल गया और सभी राज्यों को 40%, यानी 40 रुपए मिल गए। तो सभी राज्यों में उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उन्हें 40 रुपए को बांट दिया जाएगा राज्यों को। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रत्येक 5 वर्ष पर 15वें वित्त आयोग, जो अभी सिफारिशें जिस आयोग की चल रही हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से कब तक हैं, 2020 से 2025 के मध्य जो सिफारिशें हैं वित्त आयोग की चल रही हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। तो वित्त आयोग क्वेश्चन पूछता है कौन से आर्टिकल में, तो 280 और
इसका कार्य क्या है? तो करों का बंटवारा। क्वेश्चन पूछेगा केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा किस आर्टिकल की मदद से किया जाता है? तो आर्टिकल 280 के द्वारा करों का बंटवारा किया जाता है। आर्टिकल 300 क, अगर 300 क देखें तो यह आर्टिकल पहले आर्टिकल 31 में था, मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। यह एक लीगल राइट है। तो संपत्ति का विधिक अधिकार वर्तमान में भाग 12 के आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? एक लीगल राइट है, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया, आर्टिकल 31 मूल अधिकार से हटाकर। तो यह बात याद रखिए। दूसरा, केंद्र व राज्य संबंधों से जुड़े आयोग। केंद्र और राज्य संबंधों से जुड़े आयोग, यह आयोग कार्य क्या करते हैं? केंद्र और राज्य के मध्य किस प्रकार से संबंधों को स्थापित किया जाए, करों को किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, तो यह तय करते हैं। या स्थिति क्या हो तो यह आयोगों का गठन किया गया। सबसे पहले गठन किया गया प्रशासनिक सुधार आयोग का। प्रशासनिक सुधार आयोग अगर हम देखें तो 1969 में इसका गठन हुआ। दूसरा, राजमन्नार समिति या राजमन्नार आयोग। तो राजमन्नार समिति अगर देखें तो 1969 में इस समिति का गठन किया जाता है और यह अपनी रिपोर्ट पेश करती है केंद्र राज्य संबंधों के मध्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ी समिति कौन सी है, तो उसमें होगा राजमन्नार समिति। अगला, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा अधिकतम पूछा गया प्रश्न यही है केंद्र राज्य संबंधों के मध्य कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो 1983 में। सरकारी आयोग काम क्या करता है? तो सरकारी आयोग ने रिकमेंडेशन दी केंद्र राज्य संबंधों के मध्य। केंद्र राज्य संबंधों पर जिस आयोग ने कार्य किया वह था सरकारी आयोग 1983। उसके बाद एम पुंछी आयोग। एम पुंछी आयोग अगर देखें तो यह 2007 में कार्य कर रहा है केंद्र राज्य संबंधों के मध्य। तो केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े 4 समिति और आयोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग और एम पुंछी आयोग। क्रोनोलॉजी सेट करवाएगा, कौन सा कब आया था, या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण है। तो ये सेशन जिसमें हमने पढ़ा 9 क, भाग 10, भाग 11 और भाग 12 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के साथ। तो उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।